हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग अपने इंडियन मैप की सीरीज का अगला राज्य लेकर के आए हैं जिसे बोला जाता है उत्तराखंड। तो हम लोग आज जिस राज्य को पढ़ने वाले हैं वो है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को अगर आप देखोगे तो इसे लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, या अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो इसे देवभूमि भी संज्ञा दी जाती है। तो हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए, आप अगर ज्योग्राफी के हिसाब से चलोगे तो इसकी भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, उत्तराखंड से जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन कौन से आते हैं। दूसरा, इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो घूमने के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो घूमने के हिसाब से कौन कौन से स्थान इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से शहर जो है वो इनके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो पंच प्रयाग क्या है, प्रयाग क्या होता है, संगम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर होती है लवासना। तो लवासना क्या है, वो उसमें क्या ऐसे फैक्ट्स होते हैं, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही फेमस आंदोलन भी चलता है जिसे हम लोग चिपको आंदोलन बोलते हैं। तो चिपको आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आपने बहुत सारे धाम का नाम सुना होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो सब कहाँ पर हैं, वो सब आपको उत्तराखंड के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो उन सब के फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स किन किन मामलों में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस राज्य को। देखिएगा, आप ये उत्तराखंड का एक आउटलाइन मैप देख पा रहे होगे। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम उत्तराखंड को दो भागों में बांटते हैं। एक जो रेजिमेंट होता है उसे बोला जाता है गढ़वाल। एक भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गढ़वाल, और दूसरा जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं कुमायूं। तो दो पार्ट में बांट दिया हमने। गढ़वाल के अंदर जो होता है ना, वो कुल जिलों की संख्या कितनी होती है, 7 जिले आते हैं। जबकि कुमायूं के अंदर कितने जिले आते हैं, कुमायूं के अंदर आपके 6 जिले आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि उत्तराखंड जो राज्य है वो बना कब है, तो उत्तराखंड पहले जो था वो यूपी का ही भाग हुआ करता था, लेकिन इसकी संस्कृति अलग थी। तो यूपी से इसे अलग कर दिया जाता है कब, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाता है। और ये उस वक्त के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य बना था, ये भारत का 27वां राज्य बनता है। उत्तराखंड का अगर हम पुराने नाम की चर्चा करें कि उत्तराखंड का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो पुराना नाम इसका हुआ करता था उत्तरांचल। जबकि अगर आप देखोगे ना तो 2000 ईस्वी से लेकर के 2007 ईस्वी तक जो है इसे किस नाम से पुकारा जाता था, इसे उत्तरांचल के नाम से ही पुकारा जाता था। जबकि आफ्टर 2007 इसे किस नाम से बुलाया जाने लगा, इसे उत्तराखंड के नाम से बुलाया जाने लगा। तो अब हम लोग एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से अगर आप देखोगे तो आर्मी के अंदर भी एक क्या होता है, गढ़वाल रेजिमेंट होता है, एक कुमायूं रेजिमेंट भी होता है। तो इसमें कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने कि गढ़वाल रेजिमेंट के लिए क्या किया था, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर एक तस्वीर देख पा रहे होगे। ये जो तस्वीर है ना, वो है ब्रिगेडियर उस्मानी जी का। ये किनका है, ब्रिगेडियर उस्मानी। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। जब ऐसा आज़ादी के पहले जब ब्रिटिश इंडिया था ना, तो ब्रिटिश इंडिया के समय में ये कहाँ पे पोस्टेड थे, बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया दो भागों में टूटा, एक हिस्सा बना भारत और दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए ना, तो इनको जिन्ना साहब ने ऑफर दिया था कि आप हमारे देश में आ जाओ, आप भी इस्लाम धर्म के हो और हम भी क्या हैं, इस पाकिस्तान भी एक इस्लाम धर्म से बना है। तो एक काम करते हैं, आप आ जाओ, मैं आपको सेना का प्रमुख बना दूंगा। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मानी जी जो थे उस वक्त पे उन्होंने क्या चुना, उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया और भारत के अंदर जो है वो गढ़वाल रेजिमेंट के अंदर बाद में पोस्टेड भी हो जाते हैं। अब होता क्या है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है लाइन ऑफ नौशेरा।
तो लाइन ऑफ नौशेरा किन्हें कहा जाता है? ब्रिगेडियर उस्मानी जी को। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, ब्रिगेडियर उस्मानी जो है ना, वो होता क्या है, आप सभी लोगों को ये बात जानकारी होगा कि जम्मू कश्मीर जो है ना, वो शुरुआती समय में भारत का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर जो है वो बाद में जाकर के 1947 में ही क्या होता है, जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी वहाँ पे हमला करते हैं, तब जाकर के वो क्या होता है, भारत में शामिल होता है। तो जब पाकिस्तान ने हमला किया था किस पर? जब पाकिस्तान ने हमला किया था हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, तब उस वक्त पे होता क्या है ना, तब ब्रिगेडियर उस्मानी जो होते हैं उनको भेजा जाता है कहाँ पे? नौशेरा के अंदर। और नौशेरा के अंदर क्या होता है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो वीर गति को प्राप्त हो गए, और इनका जो सिंबल होता है ना, ब्रिगेडियर उस्मानी को उस समय धर्म पंथ निरपेक्ष का एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता था। तो सेकुलरिज्म के लिए, सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सिंबल अगर उस वक्त पे किसी को माना जाता था तो वो कौन थे? ब्रिगेडियर उस्मानी जी। उसके अलावा मरणोपरांत जो है ना, इन्हें जो भारत के अगर सेना की बात करें तो सेना में जो सर्वोच्च पद होता है वो परमवीर चक्र होता है, और दूसरा जो सर्वोच्च पद होता है उसे महावीर चक्र बोलते हैं। तो इन्हें मरणोपरांत जो सेना का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है महावीर चक्र, वो इन्हें प्रदान किया गया था, और इन्हें लाइन ऑफ नौशेरा के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट था जो जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं कुमायूं रेजिमेंट की। तो देखिए, कुमायूं रेजिमेंट अगर आपने देखा हो तो ये वाला जो हिस्सा था हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुमायूं। तो कुमायूं के अंदर क्या था? टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 6 जिले हैं। और इसमें अगर आप किसी व्यक्ति का नाम सुना होगा तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। अब मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में थोड़ी सी कहानी हम समझने का प्रयास करते हैं। जब 1947 के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था, तब मेजर सोमनाथ शर्मा जो होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे। एक जगह है जिसे बोलते हैं बडगांव, और एक युद्ध होता है वहाँ पे जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ बडगांव। बैटल ऑफ बडगांव के दौरान ही क्या हो जाते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो शहीद हो जाएंगे। जबकि अगर इनके बारे में, इनकी बहादुरी के अगर किस्से के बारे में बताया जाए तो मेजर सोमनाथ शर्मा जिस वक्त पे जम्मू कश्मीर गए थे ना युद्ध के लिए, उस समय उनके बाएं हाथ में जो था वो फ्रैक्चर आ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ गए थे? वो गए थे वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध का नेतृत्व करने के लिए। हॉकी फील्ड था, उससे चोट लगने के कारण क्या होता है, इनको चोट लग जाती है, और उसी के कारण क्या होता है, इनकी ये वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फाइनली शहीद हो जाते हैं। तो शहीद जब होंगे ना, तो भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है, भारत का अगर सर्वोच्च सैन्य सम्मान की बात करें तो वो कौन सा है? परमवीर चक्र। तो मरणोपरांत सबसे पहला अगर परमवीर चक्र किसी व्यक्ति को मिला था तो वो व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। अब थोड़ा सा फैक्ट हम समझने का प्रयास करते हैं, परमवीर चक्र होता क्या है। तो देखिए, ये अगर आप देख पा रहे होगे ना, तो परमवीर चक्र का जो डिजाइन करने वाले थे, इनके भाई की पत्नी थी, उन्होंने ही इसका डिजाइन किया था, जिनका नाम था सावित्री बाई। जिनका पूरा अगर नाम देखा जाए तो सावित्री बाई खोलकर था। तो सावित्री बाई जी के द्वारा ही क्या किया जाता है, इस चीज़ का डिजाइन तैयार किया जाता है, जो मरणोपरांत किसे मिलेगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए गढ़वाल रेजिमेंट से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो ब्रिगेडियर उस्मानी जी। और अगर आपसे पूछा जाए कुमायूं रेजिमेंट से कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो वो क्या होंगे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी का नाम आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ की बात करो, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड जो है ना, पंचप्रयाग के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो पंचप्रयाग होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप लोग, प्रयाग बोलते किसे हैं? अगर हम इस फैक्ट को समझें कि प्रयाग होता क्या है, तो प्रयाग उसे बोला जाता है जहां दो नदियां आकर के आपस में मिलती हों। तो अगर दो नदियों का मिलन हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे प्रयाग बोलेंगे। जबकि अगर संगम बोला जाएगा, कि संगम किसे बोलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, दो से अधिक नदियों का मिलन होता है, दो से अधिक नदियों का मिलन होगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दो नदियां आ रही हैं, एक नाम है ए और एक नाम है बी, और दोनों में जो है ना समान मात्रा में पानी है।
तो समान मात्रा में जब पानी होगा तो आगे चल करके जब ये दोनों नदियाँ मिलेगी तो दोनों में से किसी के नाम को इसमें यूज नहीं किया जाएगा, फिर इसका एक नया नाम दिया जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि दो नदियाँ हैं ए और बी, लेकिन इन दोनों नदियों में से मान लेते हैं कि ए नदी में जो है वो पानी की मात्रा अधिक है, तो जब ए नदी में पानी की मात्रा अधिक है तो जो आगे की नदियाँ का पार्ट होगा उसे भी हम क्या नाम देंगे, उसे भी जो हम नाम देंगे उसे क्या बोला जाएगा, उसे ये बोला जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि पंच प्रयाग क्या होता है। पंच प्रयाग के अगर देखा जाए तो देवभूमि भी किसे बोल रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड को। अब पंच प्रयाग के बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक यहाँ पे एक हिमानी होता है जिसे बोला जाता है संतोपत हिमानी। हिमानी का मतलब हुआ ग्लेशियर। तो संतोपत हिमानी से दो नदियाँ निकलती है, एक होता है धौली गंगा और एक होता है विष्णु गंगा। तो ये वाली जो हमारी नदी है वो कौन सी है, ये है धौली गंगा, और ये जो नदी आ रही है वो है हमारी विष्णु गंगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ दो नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होगा जहाँ पे कि ये दो नदियाँ आकर के मिल रही है उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा विष्णु प्रयाग। तो जहाँ पे धौली गंगा, ऊपर से इमेजिन करना आप लोग कि संतोपत हिमानी से दो नदियाँ निकल रही है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, दोनों जहाँ पे मिल रही है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, विष्णु प्रयाग। अब दोनों नदियों में समान मात्रा में पानी होता है, तो जब समान मात्रा में पानी होगा तो जो आगे नदी बहेगी ना उसका नाम बदल जाएगा। अब इस नदी का नाम यहाँ पर से क्या हो जाता है, अलकनंदा। अब हम इस नदी को क्या बोल रहे हैं, अलकनंदा। अब अलकनंदा में ही अगर कुछ दूरी पे जाओगे ना तो जा करके फिर से एक नदी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं नंदाकिनी। तो अलकनंदा में कौन सी नदी आकर के मिली, नंदाकिनी। तो नंदाकिनी जब आके मिलती है तो फिर से एक प्रयाग बनेगा और इस प्रयाग को बोला जाता है नंद प्रयाग। ठीक है, अब नंद प्रयाग बना, लेकिन अगर देखा जाए अलकनंदा और नंदाकिनी में तो दोनों में ज़्यादा मात्रा में पानी किस में है, ज़्यादा मात्रा में पानी जो होता है वो अलकनंदा में होता है। तो जो आगे का नदी बनेगा उसे अभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अभी भी हम लोग अलकनंदा के नाम से बोलेंगे। फिर कुछ दूरी पर जाने पर क्या होता है, एक और नदी आकर के मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं पिंडर नदी। पिंडर नदी, तो पिंडर नदी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलेगा वो फिर से एक नया प्रयाग बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है कर्ण प्रयाग। तो तीन प्रयाग हमने पढ़े, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अगर आगे की ये बढ़ती है तो अभी भी इस नदी का नाम क्या होगा, अलकनंदा। अलकनंदा क्यों, क्योंकि अभी भी क्या है, अगर इन दोनों के तुलनात्मक देखा जाए, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसे बोला जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है वो कहाँ से निकल रहा है, आपके केदारनाथ से। केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी आ रही है और अलकनंदा, ये दोनों जिस जगह पे मिलेंगे वो फिर से एक नया प्रयाग बनाएंगे और उस प्रयाग को क्या कहा जाता है, रुद्र प्रयाग। लेकिन अभी भी देखा जाए तो पानी की मात्रा किस में अधिक है, अलकनंदा में। तो अभी भी इस नदी को हम लोग क्या नाम देंगे, अभी भी इस नदी को नाम दिया जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा चला। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गंगोत्री से भी एक नदी निकल करके आ रही है जिसे बोलते हैं भागीरथी। और भागीरथी में अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो एक नदी इसे में आके और मिलती है जिसे बोला जाता है भिलांगना। और भिलांगना और भागीरथी जहाँ पे आकर के मिलती है वहाँ उससे कुछ दूरी पर एक बांध भी बनाया गया है जिस बांध को हम लोग क्या बोलते हैं, टिहरी बांध। टिहरी बांध की चर्चा हम अभी करेंगे, बट उससे पहले हम अपने प्रयाग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो भागीरथी नदी आई और अलकनंदा आई। अब ये दोनों भी एक स्थान पर मिलते हैं और इस स्थान को बोला जाता है देव प्रयाग। इस स्थान को क्या नाम दिया जाएगा, देव प्रयाग नाम दिया जाएगा। देव प्रयाग के बाद अब देखा जाए ना तो अलकनंदा में भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर होता है और भागीरथी के अंदर भी आप देखोगे तो समान मात्रा में पानी होता है। तो नियम क्या बोल रहा है कि जब दो नदियों में समान मात्रा में पानी होगा तो उसे नया नाम दिया जाएगा और यहाँ के बाद इसे क्या नाम दिया जाता है, इसका नाम बदल के हो जाता है क्या, गंगा नदी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टिहरी बांध की। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आप क्या बताओगे, टिहरी बांध बताओगे। या भारत का सबसे बड़ा अर्थ डैम अगर पूछा जाए सवाल आपसे
कि भारत का सबसे बड़ा अर्थ डैम कौन सा होता है, तो भी आप किसका नाम लोगे, टिहरी बांध का। जबकि अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो लंबा बांध में आप बोलोगे हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर है, उड़ीसा के संबलपुर जो जिला है उस वहाँ पे पाया जाता है और महानदी के ऊपर बना हुआ है। जबकि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। यहाँ तक का फैक्ट्स आप समझ पाए होंगे। और ये कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से। इसके अलावा एक जगह और है जिसे बोलते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं यमुना। ये आप नदी देख पा रहे होगे, एक नदी, ये नदी कौन सी है, यमुना। और यमुना नदी आगे जाती है, गंगा नदी भी यहाँ से मुड़ती है और दोनों जाकर के एक जगह मिलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में कुल मिलाकर के 3 नदियों का संगम होता है। एक नदी है गंगा, एक नदी है यमुना और तीसरी जो नदी है वो है सरस्वती। तो जहां पे 3 नदियों का मिलन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। तो प्रयागराज में क्या है, संगम है। अगर आपने देखा हो तो अभी हाल फिलहाल में जो मेले का आयोजन किया गया था तो वो भी प्रयागराज के अंदर होता है, वो संगम है, वो उसी जगह पे क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। अगर गंगा के इतिहास को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, ये मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ प्रयागराज तक की कहानी को समझा था। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है, बिहार जिले में। बिहार जिले में जब ये प्रवेश करेगी ना तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में ये प्रवेश करती है, बक्सर। और बक्सर में भी अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो आप इसका नाम क्या बताओगे, चौसा। चौसा नामक स्थान से वो प्रवेश करती है और बिहार नदी, बिहार को ये पार करते हुए फिर कहाँ पहुँचती है, झारखंड के एक जिला होता है, झारखंड में एक जिला है साहिबगंज जिला। तो साहिबगंज जिला को टच करते हुए, साहिबगंज जिले को स्पर्श करते हुए कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से बाद ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के बाद ये कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अगर हम बिहार में इसके कुछ सहायक नदियों की बात करें तो देखिएगा आप लोग, जैसे एक नदी आती है गंडक, सरयू, सरयू गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कमला बलान, बागमती, कोसी और यहाँ से हो जाता है तो महानदी। ये उत्तर बिहार में ये कुछ नदियाँ आ जाती हैं। फिर दक्षिण बिहार में आप देखोगे तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, अजय नदी है। इस तरह से आपको बहुत सारी नदियाँ जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये चीज़ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी कौन है तो आप क्या टिक करोगे, तब भी आप टिक करोगे गंगा नदी। गंगा नदी के पानी को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हो। कई जगहों पे आपने देखा होगा, बाकी अगर रुका हुआ पानी है तो वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, ये खराब हो जाता है। लेकिन गंगा नदी में आपको ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मुख्य कारण ये होता है ना कि गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो पानी को क्या करता है ना, कभी भी सड़ने नहीं देता। मतलब वो पानी जो है वो लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये हमने पंचप्रयाग के बारे में समझने का प्रयास किया और उसके बाद हमने गंगा को देखा कि गंगा अंततः कहाँ जाकर के गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो गिर जाती है। इसके बाद की अगर कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करें तो देखिए, अब हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। दर्रा क्या होता है भाई, दर्रा उसे बोला जाता है जब 2 पहाड़ियों के बीच का कोई अगर रास्ता हो ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे दर्रा बोला जाता है। तो आप यहाँ पे याद रख लेना, यहाँ पे 4 प्रमुख दर्रे हैं। ये दर्रों के लिए सिंबल्स बनाया जा रहे हैं, देखिएगा। पहला आप याद रख लेना माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पर है आपका, ये उत्तराखंड में है। दूसरा होता है नीति दर्रा, तीसरा होता है धर्मा दर्रा और चौथा होता है लिपुलेख दर्रा। तो ये 4 दर्रे कहाँ पर हैं, आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। अगर इसमें भी अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो 3 देशों पर पाया जाता है, तो वो जवाब होगा लिपुलेख। 3 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो हमारे भारत का उत्तराखंड है, दूसरा नेपाल है और तीसरा जो है वो तिब्बत है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तिब्बत को चीन अपने कब्जे में कब ले लेता है।
तो अगर हम बात करें भारत और नेपाल की, तो भारत और नेपाल के बीच में जो लिपुलेख दर्रा है ना वो विवादित है। रीजन क्या होता है, एक नदी बहती है जिसे हम लोग बोलते हैं काली नदी। काली नदी को ना नेपाल और भारत की सीमा माना जाता है। तो भारत के हिसाब से इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर है, लिपुलेख में है। जबकि नेपाल क्या मानता है कि नहीं, ये जो काला पॉइंट है ना, काला पॉइंट से ही क्या होता है, काली नदी निकलती है और असली जो बाउंड्री होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब इस कारण से होता क्या है ना, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, विवादित है। बट चीन में क्या, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल क्लेम करता है, बट नेपाल के प्रधानमंत्री एक बने थे 2015 में जिनका नाम था KP शर्मा ओली, और वो क्या थे, भारत विरोधी कुछ बातें बोल रहे थे और उन्होंने इस मुद्दा को उठाया था। और उन्होंने एक ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि काली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, काला पॉइंट है। तो उनके हिसाब से ये है। और हम भारत की सरकार क्या मानती है, भारत की सरकार के हिसाब से लिपुलेख दर्रा जो है वो क्या है, काली नदी का उद्गम स्थल है। तो ये 4 प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में आपको याद होना चाहिए। अब हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, दर्रा तक तो हमने पढ़ लिया और कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में हम देखते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो उत्तराखंड में अगर आप देख पाओगे तो कुछ जगह हैं, जैसे एक जगह आपको मिलेगा चमोली। यह किस चीज़ के लिए फेमस है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर एक आप उससे नीचे की जगह की देखोगे तो आपको एक जगह मिलेगा गोपेश्वर। फिर एक जगह आओगे तो आपको एक कहीं नैनीताल भी दिख जाएगा, नैनीताल। एक जगह पर और आओगे तो आपको एक लवासना दिख जाएगा, लवासना हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपको नेशनल पार्क भी दिख जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की क्या स्टोरी है इसके बारे में हम समझते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपने एक उसमें जगह पढ़ा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं चमोली। चमोली आपने एक उत्तराखंड के अंदर एक जगह देखा जिसका नाम है चमोली। चमोली के अंदर से ही एक आंदोलन के शुरुआत की कहानी भी होती है। आपने सबने सुना होगा कि एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो किस जिले से होती है, वो यहीं से होती है, चमोली से। और चिपको आंदोलन के अंदर अगर आप देखोगे ना तो कुछ प्रमुख व्यक्ति भी हैं। जैसे इनका नाम अगर महिलाओं में पूछा जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है गौरा देवी। फिर दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है 1970 में, लेकिन ये अपने पीक पर पहुंच जाता है कब, 1973 में। और लोग क्या करते थे ना, पेड़ों को बचाने के लिए, ये देखिए आप यहाँ पे एक बार देख पा रहे हो, बिश्नोई समाज के कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया है, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ को पकड़ रखा है। इस तस्वीर में भी आप देख पाओगे सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या किए हुए हैं, पेड़ को पकड़े हुए हैं। तो एक गांव है चमोली के अंदर जिसे बोला जाता है रैनी गांव, रैनी गांव। तो रैनी गांव से इसकी शुरुआत होती है। गौरा देवी जी वो महिला थी जिन्होंने कि इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगर पुरुषों में बात की जाए तो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ की शुरुआत की। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो आगे चल के अगर आप देखोगे ना तो जो एक डैम बनाया जाता है जिसे बोला गया था भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, इसके भी विरोध में वो क्या थे, खड़े थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पर्यावरण को किसी भी कीमत पर क्या किया जाए, बचाया जाए। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स पढ़ा जो किससे संबंधित है, चमोली गांव से संबंधित है। अब आगे की कहानी को हम समझते हैं। ये जो आप एक जगह देख पा रहे होगे ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा झील आपको दिख रहा होगा। इस झील को बोला जाता है नैनी झील, नैनी झील। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका है, ये जगह जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। तो ये किस जगह पर है, नैनीताल में। तो नैनीताल जो है ना वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला तो एक नैनी झील आपको कहाँ मिलेगा, नैनीताल। अगर आपसे पूछा जाए कि झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो झीलों का शहर भी हम किसे बोलेंगे, नैनीताल को बोला जाएगा। यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो पहाड़ की गोद में आपको बोटिंग वगैरह करने का मौका मिल जाएगा। देखिए ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इस तरफ से,
और जब पहाड़ के बीचों बीच में क्या है, ये झील है, तो यहाँ पे लोग बोटिंग करने के लिए ज़्यादा आते हैं। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नैनीताल जो जगह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देख पाओगे तो देखिए यहाँ पर आप एक तस्वीर देख पा रहे होगे, ये तस्वीर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ये तस्वीर किस चीज़ की है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो भी आप क्या बताओगे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936-1937 के बीच में की गई थी। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो भारत का एक तो सबसे पुराना है, दूसरा पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो एक नदी है रामगंगा। तो ये किस नदी के किनारे पड़ता है? रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ पे टाइगर्स वगैरह को प्रिजर्व रखा जाता है। अगर आप आगे देख पाओगे तो यहाँ पे आपको एक फूलों की घाटी दिख रही होगी। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सुंदर सी तस्वीर, ये क्या है? फूलों की घाटी है। इसे क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर है? उसे बोला जाता है गोपेश्वर। तो फूलों की घाटी हम लोग किसको बोलेंगे? फूलों की घाटी जो है वो गोपेश्वर को बोला जाएगा। तो ये जो आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख पा रहे हो, ये किसकी तस्वीर है? ये लवासना की तस्वीर है। लवासना है क्या? तो लवासना का फुल फॉर्म होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखा जाए ना तो आप सब लोगों ने एक एग्जाम के बारे में सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में बोला जाए तो इसे बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। आप सबसे अगर एक सवाल पूछा जाए तो जो यूपीएससी या सिविल सेवा का एग्जाम होता है उसका जनक कौन से देश में हुआ था? इसका जो जनक वाला देश है वो है चाइना। सबसे पहले सिविल सेवाओं की शुरुआत जो होती है वो चाइना के अंदर होती है। बाद में ब्रिटेन वालों ने इसको कॉपी किया और भारत के अंदर भी क्या किया जाता है? इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो मुख्य रूप से 3 चीज़ों के लिए करवाती है। एक होता है आईएएस, दूसरा होता है आईपीएस और तीसरा होता है आईएफएस। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है, किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। जैसे आपने एक सुना होगा आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक आपने सुना होगा सीडीएस, फिर सीआईएसएफ के भी जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं वो करवाए जाते हैं, किनके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा। तो यूपीएससी क्या है ना, एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो भारत सरकार के लिए समय समय पे क्या करेगी? आपके उनके रिक्रूटमेंट के हिसाब से या उनके पदों के हिसाब से क्या करती है? बहालियाँ लेती है और उसके पदों की नियुक्ति करती है। तो पदों की नियुक्ति करना काम है। तो जो आईएएस बनते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो बनते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, उनकी ट्रेनिंग खासकर अगर आईएएस की बात की जाए तो जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? आपकी लवासना। और लवासना है कहाँ पे? ये है आपकी मसूरी के अंदर। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना अगर आप देख पाओगे तो 1958 ईस्वी में क्या होता है? इसकी स्थापना की जाती है। बट जो लवासना नाम रखा गया था वो लवासना नाम इसका कब रखा जाता है? 1972 ईस्वी में रखा जाता है। तो ये कुछ, अगर आप यहाँ से आईएएस वगैरह की ट्रेनिंग करते हो तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है मास्टर एमए का। तो एमए का सर्टिफिकेट जो होता है वो किस यूनिवर्सिटी से दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये एफिलेटेड किससे होता है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने उत्तराखंड से रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आप ये सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।